हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, देखो हमने सीखे हैं कि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हमने सीख लिए हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, या तो दोनों इंटीजर साइन सेम हो तो, या दोनों इंटीजर साइन जो होता है अपोजिट हो तो, उस केस में हम दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया। ठीक है भाई, सीखे हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। प्रॉपर्टी सीखने का मतलब होता है कि उसका कुछ कैरेक्टर सीख लेते हैं, मतलब जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। मतलब अगर दो पॉजिटिव इंटीजर या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर या अपोजिट इंटीजर हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इसलिए हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके गुण पढ़ते हैं, कैरेक्टर पढ़ते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके बारे में कोई बंदा है, उसके बारे में हम उसके बारे में पहले सब कुछ जानते हैं, तो हम उसके बारे में पहले सतर्क रहेंगे कि नहीं कि बच्चा वो अच्छा है या बुरा है कि नहीं। तो पहले से अगर वो अच्छा है तो उससे हम हर एक बात शेयर कर पाएंगे। अगर वही उसके कैरेक्टर हम जानते हैं कि इसका कैरेक्टर बहुत बुरा है, तो उससे हम क्या बचे रहेंगे, उससे अपनी पूरी बात शेयर नहीं करेंगे। वही सेम बात है कि अगर हम जो है दो या दो से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई करने का अगर प्रॉपर्टी सीख जाते हैं, तो उसके जो है कुछ जो है कैरेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं, तो उसको हमारे लिए क्या होता है, उसको समझना जो है, मल्टीप्लिकेशन को समझना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं हम इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ें। चलिए इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने एडिशन केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं और सब्ट्रैक्शन केस में पढ़े हैं, और अब मल्टीप्लिकेशन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं। जो लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी किस लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या कहता है ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी एक नाम दे दिया गया, प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया कि अगर अपन के पास दो इंटीजर होता है, तो जब हम उस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई हमें जो उसका प्रोडक्ट मिलता है इंटीजर ही मिलता है। मतलब कहने का मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर, और उस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले जाने की नहीं। हाँ भाई, कोई पूछ दिया कि हमको मान लो कि अगर बताओ कि अगर दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमको इंटीजर मिलेगा, तो आप एग्जांपल लेके सॉल्व करने बैठ जाओगे, बहुत सारा हजार लाखों एग्जांपल लेके सॉल्व करोगे कि क्या पता कहीं दूसरा कुछ ना मिल जाए, कहीं रेशनल ना मिल जाए, कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई अगर दो इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो होता है रिजल्ट जो होता है हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जांपल के समझाते हैं। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आता है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर है और इस इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन का क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा GER छूट गया, इंटीजर, तो अपन का इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 6 और एक -3, ये दोनों इंटीजर है। अब इस 6 को और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। क्या -18 जो है इंटीजर है? हाँ भाई इंटीजर है। 7 और 2 लेते हैं तो 7 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 14। क्या इंटीजर है? हाँ भाई इंटीजर है। उसके बाद -6 और -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 इंटू -3 कितना हो गया, -18 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 18 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इंटीजर जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है हमें इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब अब पूरी तरह से हम सतर्क हो गए कि अब हमें कोई कभी डाउट नहीं होगा, कभी दुविधा नहीं रहेगा कि कहीं का पता कि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं रेशनल मिल जाए, इरेशनल मिल जाए। ठीक है, अब हमें पूरी तरह से कंफर्म होगा कि अगर हमारे पास दो इंटीजर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब कॉम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ जो एडिशन केस में देखे, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या कहता है कि भाई साहब अगर हमारे पास दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर है, और जब उस दो इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम आएगा। अच्छा ये बात है, तो इसका कहना है कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का
कि अगर हमारे पास जो था दो इंटीजर, मान लेते एक ए इंटीजर है दूसरा बी इंटीजर है, और इस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं ए में जो है बी का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं नहीं बी में ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या दोनों केस में रिजल्ट अपना सेम आएगा? हाँ भाई रिजल्ट सेम आएगा। तो इसके लिए चेक पूरी तरह से हम अवगत हो जाएंगे। हाँ देखिए, लेकिन सब एक बात समझिए, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन केस में पढ़े थे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो हम किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, हमें कंडीशन दिया जाता था कि आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो भी हम सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन एडिशन केस में से नहीं था। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास दो इंटीजर है और हमसे बोल देता है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी को किसी में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। मान लेते हैं एक 4 हो गया एक 5 हो गया, तो हम क्या करते हैं 4 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया तो 20 हो गया, और 5 में जो है 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 20 हो गया। देखिए दोनों केस में 20 आ गया, आया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आ गया। उस तरह एक मान लेते हैं -6 हो गया और एक -2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं -6 में जो होता है 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना हो गया -12 हो गया। अब -2 में 6 का मल्टीप्लाई करते फिर भी -12 है, फिर भी हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल से एक -6 ले लेते हैं एक 3 ले लेते हैं, तो अब क्या करते हैं -6 में जो है 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना हो गया -18। अब 3 में जो है -6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -18, यहां पे भी अपन का सेम आ गया, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर दिया हो और उसको बोल दे कि भाई आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको किसी को किसी में से मल्टीप्लाई करेंगे। हम उन भैया से नहीं पूछेंगे भैया हमको जो कौन से इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई कर, नहीं पूछेंगे। जब सब्ट्रैक्शन होगा तभी पूछेंगे, मल्टीप्लिकेशन केस में नहीं पूछेंगे। हम वो केवल दे दिया मल्टीप्लाई करें, तो हम किसी को किसी में से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। वो रिजल्ट में उसकी प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। भाई साहब थर्ड प्रॉपर्टी कुछ और नहीं है, बस से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, वह एसोसिएटिव लॉ जो है ना, वह इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो ये 2 के लिए, 2 इंटीजर के लिए वैलिड था, तो जो कि ये जो था 3 या 3 से ज्यादा के लिए वैलिड है। 3 या 3 से ज्यादा के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 दिया, लेकिन अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर है भाई, तो आप किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई देखिए मैं आपको ओवरऑल इस दोनों कंसेप्ट बताऊं कि भाई अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक इंटीजर है तो आप किसी इंटीजर को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आपका एरर नहीं है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही दोनों प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक इंटीजर है तो हम किसी को किसी से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कोई वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो मान लेते हैं एक हमारा ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, एक तीसरा सी इंटीजर है। तो अगर हमें इच्छा होती है ए में बी का मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट है उसका जो है सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें इच्छा होती है कि ना पहले अब बी और सी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम किसको मल्टीप्लाई कर दे, ए का। अब हमें इच्छा होती है नहीं, हम क्या करते हैं पहले ए और सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे जो है आपको 2 ही केस लिया है, लेकिन आपको हम 3 केस लेके भी सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी कुछ और नहीं कहता, ये लॉ कुछ और नहीं कहता, कहता है भैया आप जो है अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा कोई भी इंटीजर है तो आप किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो सिंपली जो है हम 3 इंटीजर लेते हैं। मान लेते ए जो है हमने ले लिया 3 ले लिया, बी जो है -5 ले लिया और सी जो है -8 ले लिया। अब इस 3 इंटीजर है और इस 3 इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं इसको फॉलो करते हैं, तो 3 इंटू -5 कितना हो गया -15 हो गया। अब उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना 18 15 18 कितना होता है, तो आपका होता है 120 होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 120। फर्स्ट केस यह हो गया। सेकेंड केस अपना हो गया बी इंटू सी करना है, तो बी क्या है -5, सी क्या है -8,
तो 8 5 कितना होता है 40 होता है, 40 हो गया। उसके बाद जो सी कितना, बी और सी हो गया, ए कितना है 3 है तो 3 हो गया, तो 4 3 12 120 हो गया। ठीक है, अब ये वाला केस अपनाते हैं। तो ये ए इंटू सी, ए क्या है 3 है, सी क्या है -8 है, तो 8 3 का 24 हो गया। और 24 में जो है अब b का मल्टीप्लाई किया है तो b का मल्टीप्लाई किया है, b कौन सा है -5 है, तो आपका होगा कितना, तो 5 का 20 हो गया और 5 का 20, 5 10 2 12 120 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास होता है 3 या 3 से ज्यादा कितनों भी, अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 आपके पास इंटीजर है, तो आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसीलिए मैथमेटिशियन साहब जो है उन्होंने कहा कि हम कितना सारा केसेस लेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर है तो हम चाहे तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करे, या जो है अगर आपको इच्छा है कि ए को हटा दे और बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें। आप ए इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ा अच्छा दिखे, एक सिस्टमेटिक दिखे, इसलिए थोड़ा सा ए को इधर लिख देते। देखिए ए इधर है, ए बी सी, इसलिए ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने जनरेट कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपन का है कौन सा, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अगर अपन के पास जो होता है 3 इंटीजर होता है, अगर अपन के पास 3 इंटीजर होता है, लेकिन अपन को ये कंडीशन दे दिया होता है कि भैया आपको 3 इंटीजर जो हमने दिए हैं उसमें से 2 इंटीजर को जोड़ना है, सम करना है और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, तो इधर आइए मेरे सामने आइए ना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप समझ जाओगे एकदम पूरी तरह से। यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, मान लेते हैं अपन के पास एक ए इंटीजर है, कोई भी, या पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी इंटीजर है, एक बी है और एक दूसरा जो है सी है। ठीक है, लेकिन भैया अपन को कह रहा है कि आपको बी और सी को ऐड ही करना है, ये कंडीशन दे दिया है, बी और सी को अपन को ऐड करना है और इसको जो ऐड जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, बी और सी को आपको ऐड करना है और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कितने तरह से कर सकते हो, तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो है कि या तो पहले आप बी और सी को जोड़ ले, उसके बाद जो भी सम आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट में जो है ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये केस हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करें नहीं तो आप क्या कीजिए कि जिसको 2 इंटीजर को आप सम कर रहे थे, उस दोनों इंटीजर को पहले जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके बाद ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गया कि देखिए हमको ये दोनों को ऐड करना है, इसके दोनों को ए को यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद जो है ए को फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और फिर जो भी प्रोडक्ट उसको ऐड कर दिए। तो इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट देते हैं ये मैथमेटिशियन साहब की, अगर अपन के पास जो है 3 इंटीजर ए बी सी, तो आप जो है या तो पहले इसको अच्छा दिखने के लिए हमने लिखे हैं ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, अच्छा दिखने के लिए ऐसे कर दिए। ठीक है, ये अपना स्टेज। चलते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बहुत अच्छे से। चलिए इसको सपोज एक मान लेते हैं LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LHS और RHS। तो अपन का अगर पहले ले लेते हैं इंटीजर, मान लेते हैं a इक्वल टू क्या, इसी एग्जांपल समझाते हैं, a इक्वल टू 5 लेते हैं और b इक्वल टू -6 ले लेते हैं और c इक्वल टू -8 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम पूरे डाउट को अपना क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है अपना, a इंटू बी प्लस सी। ये क्या कहता है, पहले आप जिसको ऐड करना ऐड कर लीजिए, ये अच्छा दिखने के लिए हमने a को इधर लिखे हैं। तो b क्या है -6 है
और सी क्या है, माइनस ऑफ 8 है। तो यहाँ देखिए, तो ए क्या था, 5 है, 5 लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन के इंटीजर है, तो पहले इसको ऐड कर दीजिए, 814 हो गया और माइनस लगा दीजिए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा, 14 बचे 70 हो गया, माइनस 70 हो गया। ठीक है, ये अपना LHS हो गया। अब RHS क्या है, RHS कहता है कि भैया आप चाहे तो दोनों इंटीजर जो आप ऐड कर रहे थे उस दोनों इंटीजर को आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ए को B के साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, A को C के साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए A क्या है भाई, A जो अपन का 5 है, B क्या है -6 है, प्लस A क्या है 5 है, C क्या है -8 है भाई। तो 5 और -6 कितना होगा, 30 हो गया, प्लस 8 बचे 40 -40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे -70 आ गया। इसका मतलब अपन को LHS जो है RHS का इक्वल आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि अपन को अगर 2-3 इंटीजर दिया है और उसमें एक कंडीशन प्रोवाइड कर दिया है कि आपको उसमें से दो इंटीजर को ऐड, इस 2 इंटीजर को ऐड कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप तो है 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो सम आएगा उस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहते हैं ना हम ऐसे ना करम, तो आप क्या करिएगा, पहले जिसको इस दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों केस में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को उसके बाद ऐड कर दीजिएगा दोनों केस में जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या प्रॉपर्टी कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि भाई अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो और एक 1 इंटीजर हो, तो आप 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर से आपका वही इंटीजर मिल जाता है। यही है प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है कि आपको कोई भी इंटीजर ले लो और जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा किसी भी ऑर्डर, मतलब 1 से उसको मल्टीप्लाई करो तो या उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो तो दोनों केस में आपका रिजल्ट खुद वही इंटीजर मिल जाएगा जिस इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लेते सपोज दैट एक अपना A इंटीजर है, ठीक है, और एक इंटीजर मैं लेता हूं 1 इंटीजर। या तो आप A में 1 का मल्टीप्लाई करें तो, या 1 में जो है A का मल्टीप्लाई करे तो, दोनों केस में आपका A ही मिल जाएगा। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए ये देखा गया भाई कि आपका जो है हम 1 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस इंटीजर पे 1 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि अगर हम जो था A 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो भाई खुद वही इंटीजर मिल जा रहा है हमको, कोई वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है। क्योंकि देखो A हम मान लेते कोई 5, जैसे मान लेते 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मिल जा रहा है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर 6 से मिल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वही मिल जा रहा है, कोई दूसरा मिल रहा है। इसका मतलब 1 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उस इंटीजर पे। तो इसलिए कहा है चलो भाई 1 को हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं, समझ गए। तो थोड़ा एग्जांपल के समझते हैं, मान लेते हैं हम 6 एक इंटीजर लेते हैं, एक 1 लेते हैं, या तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो, या 1 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो दोनों केस में आपका 6 होगा, या -7 लेते हैं, -7 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो, या 1 में जो है -7 का मल्टीप्लाई करें तो आपका -7 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए कहा गया कि 1 से इस इंटीजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए कहा कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा गया। ठीक है, तो ये अपना कौन प्रॉपर्टीज है, ये 5th प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना गया। जैसे ही कहेगा कि प्रॉपर्टी आप समझ जाओ, प्रॉपर्टी नाम उतना रखिएगा याद, लेकिन आप इतना जान जाइएगा कि अगर कोई किसी भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका खुद वही इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है। और एक 6 क्या कहता है, 6 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यह प्रॉपर्टी क्या कहता है, यह प्रॉपर्टी कहता है भाई कि अगर आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हो, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हो, कोई भी आप नॉन जीरो इंटीजर लेते हो और जब उसके रेसिप्रोकल के साथ किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट जो है 1 आएगा। कोई भी इंटीजर, दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो और जब उसके रेसिप्रोकल कहिए तो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए तो, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद वही इंटीजर आपको 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहां पर रेसिप्रोकल नहीं समझते होंगे, मैं समझा रहा हूं, टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है, इंटीजर ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। रेसिप्रोकल कहिए तो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए तो, ठीक है। तो देखिए आप जानते हो कि अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, खुद वही इंटीजर मिल जा रहा है। तो सेम प्रोसीजर अगर ए को 1 से डिवाइड, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए को 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि इसको जो होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की पोजीशन पे ला दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पोजीशन पे ला दो। मतलब कहने का मतलब है जो अपना जो फ्रैक्शन अब बन गया, जो रेशनल जो बन गया, फ्रैक्शन जो बन गया, उसको क्या करो 180 से घुमा दो। क्या करो, इधर पकड़ो, घुमा दो। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर चल जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चल जाए। तो ए का जो है, ए का जो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a हो जाएगा। जब आप जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 1/a या जो है 1/a इंटू a, हर केस में जो होता है आपका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल की हेल्प समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 6 एक क्या लेते हैं, ये 6 जो है अपना इंटीजर है। अब इसको 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 और इसका जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। जब अब इसको 6 में आप 1/6 का मल्टीप्लाई करें तो या 1/6 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो हर केस में आपका रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया। चलिए एक नेगेटिव लेते हैं, -7 लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं -7/1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो 1/-7। अब भाई आप जानते हो हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, उसको फिर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी -1 से, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/7 हो गया, ठीक है। अब ये इसका जो है -7 का ये क्या निकल गया, रेसिप्रोकल निकल गया या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। अब आप -7 में -1/7 साथ मल्टीप्लाई करें तो या 1/7 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से आपका 1 आ गया रिजल्ट। देखिए तो इसलिए कहा गया है कि भाई जब हम कोई भी इंटीजर लेते हैं और जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है 1 आ जाता है। इसका मतलब जो है ये अपने आप में काट पीट के कैंसिल करके 1 ला ले रहे हैं। कुछ भी हम इंटीजर ले रहे हैं भाई, और जब उसके रेसिप्रोकल से या उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही आ जा रहा है। इसका मतलब भाई दोनों में कुछ ना कुछ लुच्चा है, वो लुच्चा कुछ और नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों जो इंटीजर है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप कह सकते हो -7 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 इसको लिख सकते हो 1/-7। तो ये दोनों एक दूसरे का आपको कहा देगा 1/-7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -7 होगा। -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-7 हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा।
तो ये बात ना समझिएगा कि आपको पूछ दे -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1/-7। 1/-7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -7 हो जाएगा। समझ गए? आपका यही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है और जब उस इंटीजर को हम उसके रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है, उसका प्रोडक्ट जो है, हर एक केस में 1 आता है। ठीक है, तो ये अपना कौन सी प्रॉपर्टी है, 7 नंबर, 6 नंबर। अब 7 नंबर कहते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का क्या कहता है, कहता है कि भाई आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, दुनिया का, मैं ये नहीं कर रहा कि एक इंटीजर, दुनिया में जितना भी इंटीजर है उस सभी इंटीजर को उठा लो, ठीक है, और आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करके देखो, या जीरो से दुनिया किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट जो है हर केस में 0 ही आएगा। इसलिए कहा दिया गया भाई किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो, या 0 में किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हमारे एक ए इंटीजर है, एक 0 इंटीजर, भाई 0 भी इंटीजर है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई, ए में जो होता है 0 का मल्टीप्लाई करे तो, या जो 0 में ए का मल्टीप्लाई करे तो, हर केस में आपका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। आप 8 ले लो तो 8 में 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, या 0 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। -7 लेते हैं, -7 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, या जो होता है 0 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इससे बात क्लियर हो जाता है कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा 0 आएगा। तो समझ गए होंगे? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।